जोड़ें और उत्तर को सरल करके एक मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। हमें जोड़ना है 3 सही 1/12, 11 सही 2/5 और 4 सही 3/15 को। और इन्हें जोड़ने का एक तरीका ये है कि हम इन तीनों भिन्नों को इनके अनुचित रूप में बदल दें और उसके बाद इन्हें जोड़ दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इन्हें लिख सकती हूँ, यहाँ 3 सही 1/12 को मैं लिख सकती हूँ 3 धन 1/12 के रूप में। इसका मतलब यही है। और इसी तरीके से 11 सही 2/5 ये बराबर है 11 धन 2/5 के। और इसमें हमें जोड़ना है 4 और 3/15 को। और अब यहाँ इन्हें जोड़ने के लिए हम पहले अपने पूर्ण संख्याओं को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं हैं, और इसके बाद हम अपने इन भिन्नों को अलग से जोड़ सकते हैं। यहाँ ये तीनों हमारे भिन्न हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ जो पूर्ण संख्याएं हैं ये हैं 3 धन 11 धन 4, और इसमें हमें जोड़ना है 1/12 को और 2/5 को और 3/15 को। तो अब यहाँ पर इन पूर्ण संख्याओं को जोड़ना तो बड़ी आसान सी बात है। 3 धन 11 होता है 14 और 14 धन 4 ये होता है 18 के बराबर। तो यहाँ से इन तीनों का जोड़ अगर हम करते हैं तो मुझे 18 मिलता है। और अब चलिए देखते हैं क्या होगा अगर हम यहाँ पर इन भिन्नों को जोड़ें। तो अगर हम इन भिन्नों को देखें तो यहाँ हमारे पास तीनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं, और हम जानते हैं कि भिन्नों को जोड़ने के लिए हमारे हर समान होने चाहिए। तो इनको समान बनाने के लिए हम इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे और उसके अनुसार फिर हम इन तीनों को इनके समतुल्य भिन्नों के रूप में बदलेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 12, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इन तीनों में से कोई एक संख्या ले लें और उस संख्या के गुणजों को लिखते जाएं, और उसके बाद उन गुणजों में से हम एक ऐसा गुणज ढूंढें, एक सबसे छोटा ऐसा गुणज जो इन तीनों में आता हो, और उसके बाद उस गुणज के अनुसार हम इन तीनों के समतुल्य भिन्नों को लिख लें और फिर उन्हें जोड़ दें। ये तो लंबा तरीका है और पता नहीं हमें कब गुणज मिले। इसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन का। तो हम 12, 5 और 15 के अभाज्य गुणनखंडों का पता लगाएंगे और उससे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। तो चलिए इन तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 12 को पहले ले लेती हूँ। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6 की तरह, और यहाँ पर 2 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में। तो हम कह सकते हैं 12 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 के। और लघुत्तम समापवर्त्य निकालने का यही मतलब है कि इन तीनों संख्याओं के जितने भी गुणनखंड हैं वो हमारे लघुत्तम समापवर्त्य में होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इन तीनों संख्याओं के सभी गुणनखंड उस संख्या में मौजूद होंगे तभी तो वो संख्या इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। तभी तो हम इन तीनों को किसी एक ऐसे भिन्न के रूप में लिख पाएंगे जिनके हर समान हो। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा उसमें, यहाँ से हम देख चुके हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बराबर होता है 12 के, और 12 का होना बहुत ज़रूरी है हमारे उस लघुत्तम समापवर्त्य में। ठीक है, चलिए अब हम 5 की बात करते हैं। इसको मैं दूसरे रंग से लिख लेती हूँ। तो 5 को अगर हम चाहें तो इसे हम सिर्फ 5 और 1 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 5 को हम 1 और 5 के अलावा किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए 5 ये स्वयं ही एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा ये जो लघुत्तम समापवर्त्य है इसमें 5 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में से किसी के गुणन से तो हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 5 का भी गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या चाहिए जो 5 से भी विभाजित होती हो। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम 15 को ले लेते हैं। तो 15 को अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 गुणे 5। तो 15 बना है 3 और 5 से मिलकर, और ये संख्या देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य में है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले से ही हमारे पास 3 गुणा 5 है। इसका मतलब है कि अगर हम इस वाली संख्या को लेते हैं, यहाँ जो हमें इसके गुणन से मिलेगी वो संख्या विभाजित होगी 15 से, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 दोनों ही मौजूद है, इसलिए हमें इसे दोबारा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गुणा करते हैं इन तीनों संख्याओं का और देखते हैं कि वो कौन सी संख्या है जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होती है। 2 गुणा 2 होता है 4, 4
पत्तियां 12 और 12 पचे होता है 60 के बराबर। तो 12, 5 और 15 का लघुत्तम समापवर्त 60 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों को हम एक ऐसे भिन्न के रूप में लिखेंगे जिनका हर 60 होता है। तो अगर हम 1/12 को देखें तो हमें 60 तब मिलता है जब 12 में हम 5 का गुणा करते हैं, और क्योंकि ये काम हम अपने हर में कर रहे हैं इसलिए अंश में भी हमें यही काम करना होगा। तो 1 गुणा 5 होता है 5 के बराबर। तो 1/12 समतुल्य है 5/60 के। इसी तरह से अगर हम 5 में 12 का गुणा करते हैं तो हमें 60 मिलता है, इसीलिए हमें 2 में भी 12 का गुणा करना होगा, और 2 गुणा 12 होता है 24 के बराबर। ठीक है। और 15 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें 60 मिलता है, इसीलिए हम अपने अंश में भी 4 का गुणा करेंगे, और 3 गुणे 4 होता है 12 के बराबर। अब हमें एक ऐसा भिन्न मिल गया है, ये तीनों ऐसे भिन्न हैं जहाँ पे हमारे हर समान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपने अंशों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे हर में आएगा 60 और अंश में होगा 5 धन 24 धन 12। तो 5 और 24 होता है 29 के बराबर, और 29 और 12 होगा 41 के बराबर। तो अगर हम इन भिन्नों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 41/60, और हम यहाँ देख सकते हैं कि 41 और 60 में कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, और मुझे तो 41 एक अभाज्य संख्या लग रही है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, आप खुद से इसे करें और देखें कि 41 अभाज्य है या नहीं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर 18 को मत भूलिएगा, 18 हमारा था यहाँ पे। तो हमारा उत्तर है 18 धन 41/60, और इसको हम लिख सकते हैं 18 सही 41/60 के।